तो अभी बेटा हमारे पास जो सर्किट्स है, कौन से सर्किट्स है बेटा? रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, ऐसी सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। और फिर एलसीआर सर्किट। तो देखो अब बराबर ध्यान दो। तो रेजिस्टिव सर्किट, देखो बेटा इसमें रजिस्टर होता है और ये बाबू रे एसी सोर्स, एसी सोर्स, ये करंट पास हो रहा है, ये रजिस्टर, इसका रजिस्टेंस आर। तो यहाँ से जो करंट पास होता है तो करंट वो आई और इसका ईएमएफ ई। अब रेजिस्टिव सर्किट है इसलिए इसका जो ईएमएफ है इसको ईआर बोलते हैं। करंट ये आई और ये ईएमएफ ईआर यानी रेजिस्टिव ईएमएफ। तो ख्याल में रखना रेजिस्टिव सर्किट में, ये रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव एसी सर्किट, तो इसमें करंट और ईएमएफ ये एक ही दिशा में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही दिशा में होते हैं। इसलिए यहाँ पे फेज यानी एंगल जो है, फेज यानी एंगल फाई, ये ज़ीरो रहता है। कितना रहता है बाबू? फाई यानी फेज एंगल, फेज एंगल या सादे इसमें उसको फेज बोलते हैं, वो ज़ीरो रहता है क्योंकि करंट और ईएमएफ दोनों एक ही दिशा में होती है। ये पहली इम्पोर्टेंट बात। दूसरा सर्किट, अब रजिस्टर के जगह इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, और ये वही एसी सोर्स, वही एसी सोर्स। ऐसा ड्रॉ करो या ऐसा ड्रॉ करो, एक ही बात। इसमें से भी करंट पास हो रहा है। तो ये कौन? इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, और इंडक्टर के पास इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस यल होता है। यल यानी कौन? सेल्फ इंडक्टेंस। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है मैंने बताया वो एक्सेल होता है। एक्सेल को क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है बाबू एक्सेल को? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी ही रेजिस्टेंस, और ये यल यानी ये इंडक्टेंस सिर्फ, इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आई यानी करंट और इसका ईएमएफ जो है वो ईएल, इंडक्टिव ईएमएफ। जैसे ईआर रेजिस्टिव ईएमएफ या इंडक्टिव ईएमएफ। तो यहाँ आई और ईएल में क्या रिलेशन होता है? तो आई जो है ये करंट और ये बेटा ईएल। तो इसमें फाई ये 90 डिग्री होता है। फाई यानी फेज एंगल, ये 90 डिग्री होता है। और उसमें भी ये जो ईएल है ये करंट को लीड करता है। लीड करना यानी सामने रहना। तो यह ईएमएफ करंट से 90 डिग्री फेज में, फेज एंगल में सामने रहता है। क्या रहता है? सामने रहता है। तीसरी फिगर जो है फिर अभी कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर, बाकी ये एसी सोर्स वही, और वही करंट पास हो रहा है। तो ये अभी कैपेसिटर, कैपेसिटर कोई दूसरा शब्द है कंडेंसर। कैपेसिटर की कैपेसिटी सी यानी उसकी कैपेसिटी, या इसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। और इसका रेजिस्टेंस आपको मालूम है एक्सी। और एक्सी कौन होता है? कौन है वो? कौन है वो? ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो एक्सएल होता है, ये यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू, एक्सएल इक्वल टू एक्स यल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू यल। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ये साइकिल की, और यल यानी बताया मैंने इंडक्टेंस। और यहाँ एक्सी जो होता है वो होता है 1 ओमेगा इंटू सी। यहाँ ओमेगा यानी फिर से ये सब एसी साइकिल की एंगुलर वेलोसिटी, और सी यानी ये कैपेसिटी। तो सर यहाँ क्या होता है, आई यानी करंट और इसका ईएमएफ इसी, ये ई आर रेजिस्टिव ईएमएफ। सर क्यों रेजिस्टिव ईएमएफ? अरे रेजिस्टिव सर्किट है ना बाबू, ये रजिस्टर। यस सर। यहाँ ईएल क्यों सर? इंडक्टिव ईएमएफ, क्योंकि इंडक्टर है ना बाबू। और यहाँ पे सर इसी क्यों? कैपेसिटिव ईएमएफ, क्योंकि कैपेसिटर है ना। और चौथी तो मालूम है आपको रे बाबू, ये यल सी आर, और ये सोर्स वही एसी सोर्स, ये वही करंट आई पास हो रहा है। ये कौन? इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस यल। ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी सी। ये रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस आर। तो पास होने वाला करंट आई और इसका ईएमएफ ई। अच्छा, इसका रह गया है, तो ये करंट आई और ये इसी। तो यहाँ भी फाई 90 डिग्री फेज एंगल, यानी फेज ये 90 है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इंडक्टिव सर्किट में ये रेजिस्टिव एसी सर्किट, ये इंडक्टिव एसी सर्किट, और ये कैपेसिटिव एसी सर्किट। और ये तो मालूम है आपको यल सी आर एसी सर्किट। तो यहाँ पे रे बाबू, यहाँ पे इस केस में करंट ये कैपेसिटिव ईएमएफ से, यानी कैपेसिटिव वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। कितना लीड करता है? 90 डिग्री। तो एक कॉमन प्रश्न विचारता हूँ, है कि नहीं? हंसा है कि नहीं? हाँ, तो एक कॉमन प्रश्न विचारता हूँ, पूछता हूँ। A common question is to be asked, and that question is, what is the phase angle between EC, EL and EC? Phase angle between EL and EC, that is 180. कितना रे बाबू? क्योंकि ये अप है और ये डाउन है। तो सामने बढ़ने के पहले बता देता हूँ कि ये EL है और ये EC है। तो एंगल कितना होगा? ये मतलब ही ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री है ना। फाई कितना होगा? 180 डिग्री, बरोबर कि नहीं? सामने इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ख्याल में रखो, EL और EC इंडक्टिव ईएमएफ और कैपेसिटिव ईएमएफ, यानी इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज, इनके बीच में फेज एंगल यानी फेज कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। क्लियर क्या? हाँ, ये याद रखो। तो यहाँ पे कैपेसिटिव में करंट और
इसी यानी कैपेसिटिव ईएमएफ कैपेसिटिव वोल्टेज में एंगल रहता है 90, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें ईएल ये करंट से लीड करता है 90 डिग्री से, और या इसी करंट से लैग करते, लैग करना है यानी पीछे रहना 90 डिग्री से। तो फिर मैंने आपको कॉमन प्रश्न पूछा कि ईएल और इसी के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, यानी ईएल इसी से 180 डिग्री सामने है, ईएल इसी से 180 डिग्री सामने होता है एंगल में। किस में? एंगल में। अब ये एलसीआर सर्किट यानी रेजिस्टिव सर्किट, तो एलसीआर बोलो या आरएलसी बोलो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ये बरोबर देखो, तो कॉन्सेंट्रेट करो, ये तो है करंट आई, मैंने बताया इसी दिशा में होता है ईआर, ये पहले बताया, ये देखो आई इस दिशा में है और आई जिस दिशा में है उसी दिशा में है ईआर, यस। फिर मैंने बताया अप दिशा में होता है ईएल, यस सर, और इसी जो है वो होता है डाउन। तो यहाँ जो ईएमएफ ई, हाँ रेजिस्टिव सर्किट रहा तो ईएमएफ ईआर यानी वोल्टेज ईआर, इंडक्टिव रहा तो ईसी, इंडक्टिव रहा तो ईएल, कैपेसिटिव रहा तो ईसी, और एलसीआर रहा तो फिर ई। तो ई कैसे फाइंड करना होता है, इसीलिए देखो पहले ईएल ये है, अब ईएल की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लो ज़्यादा है, मान लो 10 वोल्ट, यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, ईएल 10 वोल्ट है, ओके सर ये 10 वोल्ट, और इसी जो है मान लो ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट छोटा है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस पूछूं, डिफरेंस, तो मुझे बताओ ईएल माइनस ईसी कितना, तो आप बोलेंगे 10 माइनस 4 यानी सर 6 वोल्ट, बरोबर। तो ये ईएल माइनस ईसी आएगा कहाँ, तो आप बोलेंगे सर अप साइड आएगा, क्यों डाउन साइड क्यों नहीं, सर ईएल बड़ा है ना और ईसी छोटा है, ईएल का वोल्टेज 10 वोल्ट ज़्यादा, ईसी कम है 4 वोल्ट छोटा, तो ये मान लो 10 और ये ईसी ये छोटा है लगे तो ड्रा करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये 10 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, तो 10 माइनस 4 कितना, तो सर 6 वोल्ट। इसको 6 वोल्ट को मुझे अगर यहाँ से ओरिजिन से ड्रा करना है, ये ओरिजिन, तो आप बोलेंगे ये सर करीबन यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला सर ईएल माइनस ईसी है या ना रे। तो देखो ये ईएल 10, ये ईसी 4, तो फिर ईएल माइनस ईसी कितना, ये सर 6, क्लियर कह रे। तो इसको एक आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स को ड्रॉ कर ली और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, यस। तो ये रेक्टेंगल तैयार हुआ। तो इसका जो डायगोनल है ये वाला, देखो रे बाबू ये डायगोनल, ये डायगोनल, यस सर। तो ये डायगोनल का अरे वाह रे वाह, तो ये डायगोनल का ये जो है ये है वो ईएमएफ ई, और ये जो एंगल होता है इसको बोला जाता है वो फेज एंगल या फेजर एंगल, क्लियर क्या, हाँ। तो ये है बाबा एंगल फाई, क्या है एंगल फाई, वो कितना है, तो इनके समान रेजिस्टिव सर्किट के समान फाई 0 नहीं आएगा, इंडक्टिव सर्किट के समान ये फाई 90 नहीं आएगा जहाँ ईएल आई से लीड कर रहा है, कैपेसिटिव के समान ये फाई 90 नहीं आएगा जहाँ ईसी आई से लैग कर रहा है यानी पीछे है, ये कुछ तो भी और रहेगा, 90 नहीं रहेगा, वो 45 रहेगा, 40 रहेगा, 60 रहेगा, 20 रहेगा, कुछ भी रहेगा, जो कि एंगल आप यहाँ देख रहे हो, क्लियर क्या, यस। तो अभी बरोबर अच्छी तरह से ध्यान दो, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको,
फेजर डायग्राम बोलते हैं, फेजर डायग्राम। अच्छा, ये ER क्या है रे बाबू? ER, हाँ, तो ER इसका ये वोल्टेज, इसका, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? R। तो ओम्स लॉ के अनुसार बताओ बरा ER क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर ER इक्वल टू ये I इंटू R, है ना? हाँ, फिर से ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ बताओ EL क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर करंट इंटू ये रेजिस्टेंस क्या रे? XL। यहाँ ओम्स लॉ लगाओ, बताओ EC इक्वल टू क्या? तो आप बोलेंगे सर ये करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस XC, और इसका रेजिस्टेंस मैंने बताया Z होता है, इसको इम्पेडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताया ना, Z। और Z की वैल्यू क्या रहती है? √R² प्लस XL माइनस XC²। बताया था कि नहीं? बोलो जल्दी। बताया था, यस। R यानी ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस, XL यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस, XC यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। क्लियर? तो Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC²। अगर XC बढ़ा रहा, XL छोटा रहा तो XL माइनस XC² आएगा। क्लियर? यस। तो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये तो अभी EMF के लिए ड्रॉ की है। यही डायग्राम अगर मैं अभी किसके लिए ड्रॉ करूँ? रजिस्टर के लिए ड्रॉ करूँ, यही डायग्राम, ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, यही हमारे काम का है। तो यही डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ, हेलो, तो ये डायग्राम देखो, तो ये देखो, ये है वो फाई, यस सर, फाई है। और ये EMF, ये EMF, अभी थोड़ी देर के लिए इसके करंट को भूल जाओ, इसके भी करंट को, इसके भी करंट को, इसके भी करंट को। तो ये EMF का सर ये ER है, ये E है, और ये जो जोन है सर ये वाला, ये तो EL माइनस EC है, मतलब ये EL माइनस EC। क्लियर क्या? अगर यही फेजर डायग्राम जो EMF के लिए है, फॉर EMF, तो यही रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? तो सर ER की जगह सिर्फ R आएगा। हाँ, क्या आएगा? R आएगा, है ना? ये EMF E के लिए। अच्छा, इसका बताओ, इसका नहीं बताया ना, E इक्वल टू, तो सर करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस रे Z, है ना? तो ये ER, ये फेजर डायग्राम फॉर EMF E, हाँ, ये भी फेजर डायग्राम, लेकिन ये रेजिस्टेंस के लिए। तो ER के जगह R, हाँ, ये E के जगह इसका रेजिस्टेंस सर Z, हाँ, और ये इसका EMF ये EL माइनस EC, तो उसके जगह सर उसके रेजिस्टेंस, EL के जगह सर XL माइनस वैसे, और EC के जगह सर XC। हाँ, तो अभी सोच के बताओ मुझे, ये बात होगी, इसको हटा देता हूँ। तो सोच के बताओ मुझे, यहाँ पे मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे tan फाई क्या आता है? बताओ बरा। tan इक्वल टू क्या आएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एक वैल्यू ये बताता हूँ, tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। क्लियर क्या? हेलो, यस। तो tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, ये आ गया। क्लियर? और cos फाई बताओ बरा। cos फाई इक्वल टू क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन, तो R अपॉन Z। क्या दर बाबू? R अपॉन Z। ये cos फाई क्या है? और ये cos फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, ध्यान में रखो। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो R अपॉन Z, तो ये दो वैल्यूज अच्छी तरह से याद रखो, एक tan फाई की और एक cos फाई की। क्लियर क्या? अभी ये जो नॉलेज है, इस पूरे नॉलेज को हम साथ में लेते हुए अब वो MCQs सॉल्व करेंगे। क्लियर क्या? यस।
यस। अच्छा, ये भी जो बेटा डायग्राम है इसको भी क्या बोला जाता है? फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस। ये भी फेजर डायग्राम फॉर ईएमएफ। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है दिस, ये भी ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है ये 90 डिग्री, यहाँ भी ये 90 डिग्री, तो ये भी फिर फेजर डायग्राम ये रेजिस्टेंस के लिए। और यहाँ पे ये tan फाई और cos फाई की वैल्यू अच्छी तरह से भी दिमाग में रखो, ये एमसीक्यूज में हमारे काम में आने वाली है। क्लियर क्या? यस यस।